आज हम लोग कुछ और सवाल को देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में प्राग कोश क्या है? प्राग कोश किस प्रकार के कोशिकाओं का समूह होता है? क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था में प्राग कोश जो होता है वो किस प्रकार के कोशिकाओं का समूह होता है? तो ये प्रारंभिक अवस्था में जो प्राग कोश होता है ना, वो जो है उसके बारे में कह रहा है कि इसमें किस प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती है। तो होता है विभाज उत्तक कोशिका। कैसा होता है? विभाज उत्तक कोशिका इसके अंदर पाई जाती है प्रारंभिक अवस्था में। अब अगला सवाल जो है वो विभाज उत्तक कोशिकाएं जो है वो प्राग कोश के किस स्तर के अंदर पाया जाता है? जब ये प्राग कोश होता है तो इसके अंदर 4 चेंबर होते हैं, जो 4 चेंबर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, और इन कोष्ठकों के अंदर जो है ये विभाज उत्तक जो है पाया जाता है। तो यह कोष्ठक जो है वो किन स्तरों का बना होता है? तो यह कोष्ठक जो है, इस कोष्ठक को हम बोलते हैं बाह्य स्तर का होता है। अधिचर्म इसी को बोलते हैं, एपिडर्मिस भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। तो विभाज उत्तक कोशिका किस प्रकार के स्तर के अंदर पाया जाता है? तो बाह्य स्तर, अधिचर्म या एपिडर्मिस। नेक्स्ट सवाल है, विभाज उत्तक कोशिका में से कुछ कोशिका बड़ी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब इस विभाज उत्तक जो कोशिका होती है इसके अंदर, तो इनमें से कुछ कोशिकाएं जो है वो फूल कर क्या हो जाती है? वो बड़ी हो जाती है। तो इस बड़ी कोशिका को हम बोलते हैं प्रापपशु कोशिका। क्या कहते हैं? प्रापपशु कोशिका या फिर आर्कीस्पोरियल कोशिका। आर्कीस्पोरियल कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रापपशु कोशिका के विभाजन से क्या बनता है? प्रापपशु कोशिका जब विभाजित होती है तो क्या बनता है? तो प्रापपशु कोशिका जब विभाजित होती है तो 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। पहला है प्राथमिक बीजाणु कोशिका, दूसरा है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। अब नेक्स्ट सवाल है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका के समसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुधानी के किन किन स्तरों का निर्माण होती है? मतलब कि प्राथमिक भित्तीय जो कोशिका होता है उसका जब विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, तो लघु बीजाणुधानी के किन किन स्तरों का निर्माण होता है? तो कहता है अंतस्तर, मध्यस्तर और टेपिटम। नेक्स्ट सवाल है, प्राथमिक बीजाणु कोशिका, जो इसमें से एक बच गया है, प्राथमिक बीजाणु कोशिका के समसूत्री विभाजन द्वारा बने कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? जब प्राथमिक बीजाणु कोशिका का समसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन। तो जब समसूत्री विभाजन होता है तो किस प्रकार के कोशिकाओं का समूह बनता है? तो जो बनता है वो बनता है बीजाणु जनक उत्तक। क्या बनते हैं? बीजाणु जनक। मान ले कि ये क्या है? प्राथमिक बीजाणु कोशिका है। जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तो ढेर सारा जो है ये इसी तरह से कोशिका का समूह बनता है। इन कोशिकाओं के समूह को हम बोलते हैं प्राथमिक कोशिकाओं के समूह को बीजाणु जनक उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु जनक उत्तक कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट सवाल, बीजाणु जनक उत्तक में एक कोशिका बड़ी हो जाती है जिसे क्या कहते हैं? जो यहाँ पर बीजाणु जनक उत्तक था, इस प्रकार से ढेर सारा ये कोशिकाओं का समूह है जिसे हम बीजाणु जनक उत्तक कहते हैं। अब इसमें से एक कोशिका जो है वो बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। मान लें कि ये वाला कोशिका बड़ा हो गया, तो इस बड़े कोशिका को हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसको हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब नेक्स्ट सवाल है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के मध्य स्तर पर पाए जाने वाले कैलोज स्तर। क्या है? यहाँ पर स्तर है, थोड़ा सा स्प्रिंटिंग है। कैलोज स्तर का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो टेपिटम। किसके द्वारा होता है? टेपिटम। लघु बीजाणु जो ये मात्र कोशिका है इसके बाह्य स्तर पर जो है एक कैलोज नाम का एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का बना होता है। उसके स्तर जो है इस प्रकार से क्या होते हैं? वो जम जाते हैं। तो इसे हम या किसके द्वारा बना होता है या किससे निर्माण होता है? तो टेपिटम द्वारा। किसके द्वारा? टेपिटम के द्वारा। लघु बीजाणु के निर्माण को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु के निर्माण को क्या कहते हैं? तो लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। चतुष्टकोणीय लघु बीजाणु के ऊपर कैलोज का स्तर का विनाश जो है किस एंजाइम द्वारा होता है? जब इसका जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है तो चतुष्टकोणीय जो है वो इस प्रकार से ये बनता है, चतुष्टकोणीय लघु बीजाणु। अब इसके ऊपर जो एक कैलोज का जो ये दिख रहा है, ये कैलोज का स्तर है। क्या है? ये कैलोज का स्तर है। ये कैलोज के स्तर का जो है
विनाश जो है क्या होता है, विनाश जो है वो टेपिन, ये टेपिटम जो इसके ऊपर होता है, इसके द्वारा स्रावित कुछ विशेष प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है, विशेष प्रकार का एंजाइम होता है। इसी एंजाइम से जो है ये सभी क्या होते हैं, वो गल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो क्या है, टेपिटम से निर्मित कैलेज क्या होता है, कैलेज एंजाइम, किसके द्वारा, कैलेज एंजाइम, किसके द्वारा, कैलेज एंजाइम। टेपिटम से स्रावित क्या बोलता है, टेपिटम से स्रावित कैलेज एंजाइम के दौरान टेपिटम के कोशिकाओं में गोल गोल बनने वाली कणिकाओं को क्या कहते हैं। मतलब कि ये टेपिटम है, टेपिटम की कोशिकाएं इस प्रकार से बेसिक तौर पे होती है। इस प्रकार की, और इसके अंदर जो पाया जाता है लघु बीजाणु, क्या पाया जाता है, लघु बीजाणु। अब ये लघु बीजाणु क्या होता है, कहता है यहाँ पे देखिए, कहता है टेपिटम से स्रावित कैलेज एंजाइम क्या करता है, चतुष्कोणीय लघु बीजाणु यहाँ पर होता है। तो इसको उसको समाप्त करने के लिए एक एंजाइम को क्या करता है, रिलीज करता है, कौन, टेपिटम। कहता है कोशिकाओं टेपिटम से स्रावित कैलोज एंजाइम के दौरान, कैलोज एंजाइम के, टेपिटम से स्रावित क्या होता है, कैलोज नामक एंजाइम स्रावित होता है। कहता उस दौरान जो है टेपिटम की कोशिकाएं, किसकी कोशिकाएं, टेपिटम की कोशिकाएं गोल गोल, टेपिटम की कोशिका में गोल गोल बनने वाली कणिकाओं को क्या कहते हैं, है ना। मतलब कि इससे कुछ एंजाइम जब निकलता है तो उसी समय गोल गोल इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम, कुछ कण बनते हैं, क्या बनते हैं, कुछ कण बनते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा सवाल टेक्निकल है। टेपिटम कैलेज नामक एंजाइम स्रावित करता है, क्या करता है, टेपिटम कैलेज नामक एंजाइम क्या करता है, स्रावित करता है। उस समय टेपिटम की ही कोशिकाओं में गोल गोल जो है वो कणिकाओं बनती है या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो यूबिस काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूबिस काय, क्या बोलते हैं, यूबिस काय। कहता है यूबिस काय किससे बनी होती है, यूबिस काय किससे बनी होती है, तो एक होता है अस्पोरोपोलिन नाम, है ना, अस्पोरोपोलिन नामक जटिल पदार्थ से, क्या होता है, नामक जटिल पदार्थ से। कहता पेरोपोलिनिन किसका बहुलक है, पेरोपोलिनिन किसका बहुलक है, तो कैराटिनॉइड का, कैराटिनॉइड का, किसका है, कैराटिनॉइड का। जब टेपिटम नष्ट होता है तो यूबिस काय कहाँ मुक्त होता है, तो लघु बीजाणु के चारों ओर। अब इसके अंदर जो लघु बीजाणु था चतुष्कोणीय, जब ये अलग अलग हो जाता है तो ये लघु बीजाणु होगा, तो जो इससे यूबिस काय जो होते हैं, गोल गोल जो कण होते हैं, उससे वो लघु बीजाणु के ऊपर ही क्या होता है, आकर वो जमा होने लगता है। जब यूबिस काय लघु बीजाणु के चारों ओर चिपक कर मोटा बाह्य आवरण बनाता है तो इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं, परागकण कहते। तो इस प्रकार से लास्ट में जो है वो परागकण का निर्माण होता है, जब लघु बीजाणु चतुष्टक पर एक विशेष प्रकार के एंजाइम स्रावित होने के कारण जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद वो कण जो है चिपकते हैं इसके ऊपर इस तरह से। तो ये पूरी संरचना जो है वो क्या कहलाती है, परागकण कहलाती है। खिलाड़ियों के लिए परागकण क्यों आवश्यक है, कहता है कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत विशेष प्रकार के, बहुत अनेक प्रकार के उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। कहता है किस पादप में एक पराग मात्र कोशिका में से केवल एक ही क्रियाशील परागकण का निर्माण करता है। कहता है किस पादप में एक पराग मात्र कोशिका, क्या होता है, एक पराग मात्र कोशिका में से एक ही क्या होता है, एक ही क्रियाशील परागकण का निर्माण करता है। तो इसका उत्तर है साइप्रेसी। क्या है, साइप्रेसी, क्या है, साइप्रेसी। सबसे बड़ा परागकण कौन है, सबसे बड़ा परागकण कौन है, मीराबिलिस, मीराबिलिस, क्या है, मीराबिलिस।